मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों के सामने में क्रिया की परिभाषा को मैं बताऊँ। क्रिया की परिभाषा के संबंध में जानना है, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, हंसना, दौड़ना इत्यादि, ये सारी क्रिया है। क्रिया में ना शब्द जोड़ने से, धातु में ना शब्द जोड़ने से वह क्रिया बन जाता है। क्रिया के मूल धातु में ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। धातु के प्रकार, धातु दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु होते हैं वह एक होते हैं। यौगिक धातु जो होते हैं वह मिलावट होते हैं, बनवाना, करवाना, खिलवाना, दौड़वाना। तो आप देखते हैं मूल धातु, मूल क्रिया द्वारा जिससे सामान्य रूप से बोलने पर समझ में आ जाए, वह दूसरे पर आश्रित नहीं रहते, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, लिख, ला, जा इत्यादि, ये सब मूल धातु है। मूल धातु का मतलब एक बार बोलने से वह आपको समझ में आ जाता है, इसे मूल धातु कहते हैं। लेकिन यौगिक धातु जो है, वे धातु जो स्वतंत्र न होकर किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं, उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे कटवाना, लिखवाना, पढ़वाना, दौड़वाना इत्यादि, ये यौगिक धातु है। इसके बाद इस धातु में आपको आना, वाना, दौड़वाना प्रत्यय लगने के बाद आपको धातु का निर्माण, यौगिक धातु का निर्माण होता है। चलिए आइए अब आइए आप कर्म के अनुसार क्रिया के लिए। कर्म के अनुसार क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आप देख लें इसे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ती है, मेरे ख्याल से यह आप ध्यान दीजिए, लड़की पढ़ती है, यह अकर्मक क्रिया कैसे, इसे बच्चे बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते हैं। सुधा दौड़ती है, यहाँ पर देखिए कौन पढ़ता है, अगर पूछा जाए तो लड़की पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है, जब उत्तर नहीं मिलता है तो ऐसे को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर यहाँ देखिए सुधा दौड़ती है, कौन दौड़ती है? सुधा दौड़ती हो सकता है, लेकिन क्या दौड़ती है, अगर यहाँ पर क्या दौड़ती हम पूछते हैं तो यहाँ पर उत्तर नहीं मिलता। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते, अर्थात कर्म करने वाला क्या पढ़ रहा है, पढ़ता है लेकिन क्या पढ़ता है, यह उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रायः इस वाक्यों में लोग सभी उलझ जाते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, कौन और क्या लगा करके प्रश्न पूछने के बाद अगर उत्तर आपको पूरी तरह मिल जाए तो वह सकर्मक है, उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक है। यहाँ पर लड़की पढ़ती है, क्या पढ़ती है, उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन पढ़ती है, तो यहाँ पर लड़की पढ़ती है, कर्म ये नहीं है, कर्म करने वाला है लेकिन कर्म इसका क्या हो रहा है यह पता नहीं चलता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। सुधा दौड़ती है, कौन दौड़ती है? सुधा। इसमें पूछा जाए कि क्या दौड़ती है, यह उत्तर नहीं हो रही। फिर उसके बाद यदि हम लिखें वर्षा हो रही है, वह सो रहा है, उत्तर अगर मिलेगा कौन सो रहा है, सोहन सो रहा है, लेकिन क्या सो रहा है यह उत्तर नहीं मिलता। इस तरह के वाक्यों में अकर्मक क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है लेकिन कर्म इसके अनुसार है, लेकिन कर्म के अनुसार नहीं है, अतः अकर्मक। क्योंकि कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार हम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ कर्म के अनुसार यदि है तो अकर्मक। फिर आप आ जाइए सकर्मक क्रिया में। जिन क्रियाओं में कर्ता के साथ चलता रहे, कर्म काम करने वाले कर्ता के साथ चलता रहे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पानी पीता है, यहाँ पर एक बात हो सकता था, बच्चा पीता है, यह हो सकता था, लेकिन क्या पीता है, उत्तर इसका मिल रहा है पानी पीता है। यदि हम बता दें कि बच्चा पीता है, बच्चा पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है, उत्तर मिल रहा है, तो यह सकर्मक है। फिर उसी तरह सोहन रामायण पुस्तक पढ़ता है, सोहन क्या पढ़ता है, रामायण पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है, रामायण पुस्तक पढ़ता है।
यहाँ पानी पीने का काम बच्चा करता है और यहाँ सोहन रामायण पुस्तक पढ़ने का काम बोध होता है। अतः सकर्मक क्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सकर्मक और अकर्मक में बड़ी गौर से समझने की बात है, इसे ध्यान से देखिए। यदि क्या, किसे, किसको, कौन आदि लगाकर प्रश्न पूछा जाए और वहां उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होते हैं। यदि उत्तर नहीं मिलते हैं तो वहां अकर्मक क्रिया होते हैं। आप इस सकर्मक और अकर्मक को बड़े ध्यान से देखें और आपको समझ में आ जाए। मैं अगला आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको प्रयोग के अनुसार क्रिया के भेद बताता हूँ। प्रयोग के अनुसार क्रिया 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। सामान्य क्रिया, जब हम आपस में कोई बात करते हैं सामान्य तौर पर तो बोलते हैं, जब सामान्य तौर पर हम वाक्य बोलते हैं तो सामान्य क्रिया। जैसे सोहन पढ़ता है, मोहन खेलता है, राम हंसता है। इस प्रकार यह सामान्य क्रिया के रूप में हम बोलते हैं। आमतौर बोलचाल की भाषा में सामान्यतः बोलते हैं राम पढ़ता है। तो इस तरह की क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का अर्थ होता है जब एक क्रिया मिलकर के दूसरी क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब संयुक्त क्रिया होती है। जैसे सीता पढ़ चुकी है, एक सीता पढ़ती और चुकी है, यानी काम क्रिया पढ़ चुकी है। वहाँ वह नहा चुकी है, तुम दौड़ चुके हो इत्यादि। जब ऐसे क्रिया होते हैं तो यह संयुक्त क्रिया है। अब आपको बता दें प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा नंबर है आपको प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करते हैं और किसी के द्वारा करवाया जाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पढ़ में वाना शब्द जुड़वाने के बाद पढ़वाना हो जाता है, लिखवाना, दौड़वाना, पेलवाना। इस प्रकार काम दूसरे के द्वारा जब करते हैं, हमारे आदेश के अनुसार दूसरे द्वारा जब करते हैं, दूसरा करते हैं तो वहाँ प्रेरणा मिली और वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नोट, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए आना और वाना लगाया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया 5वां नंबर है आपको पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया खत्म कर दूसरी क्रिया का प्रारंभ शुरू करते हैं, वहाँ तुरंत दूसरा कार्य करते हैं तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया का। पूर्वकालिक का अर्थ होता है जो पहले क्रिया किया गया है। जैसे वह पढ़कर खाता है, अर्थात पढ़ लिया तब वह खाता है। यह 2 क्रिया है। पहले क्रिया क्या हुआ? पढ़ना, तब दूसरा क्रिया क्या हुआ? खाना। इस प्रकार यहाँ 2 क्रियाओं का संगम है। अतः पहला क्रिया खत्म हो गया, दूसरा क्रिया तब शुरू करता है जब पूर्वकालिक क्रिया यहाँ आता है। वह दौड़कर सोता है, पहला क्रिया है दौड़ना, फिर दूसरा क्रिया है सोना। अर्थात दोनों क्रिया मिला हुआ है। यह पूर्वकालिक क्रिया है जो पहले कर चुका है। वह खेलकर खाता है, वह खेलकर खाता है, अर्थात वह पहले खेल चुका है तब फिर खाना खाता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या कर चुका है? वह खेल चुका है तब खाता है। इस प्रकार आपको पूर्वकालिक क्रिया से। अंतिम क्रिया है सहायक क्रिया। मूल क्रिया के साथ जब और अन्य क्रिया और जुड़े रहते हैं तो सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह रोता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने इस वैश्विक प्रक्रिया में आपने कोरोना की महामारी के कारण आपको वीडियो के द्वारा जो यह आपको पढ़ाई हो रही है, इस पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पढ़ाई आप तक पहुँचे और उस पढ़ने के बाद आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो उसे भी बताने का प्रयास करें। इस प्रकार आज आपने क्रिया की परिभाषा को समझा। अगले दिन मैं दूसरी क्रिया के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।